हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरएमएस और मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो जो हम पढ़ेंगे आज वो रहेगी हमारी करंट दे रखी है और वोल्टेज है। वोल्टेज मतलब ईएमएफ, ठीक है। उसकी हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है और उसके साथ साथ हमें उसकी मीन वैल्यू भी निकालनी है। तो इन सबको निकालने से पहले जो आपको इस बार इसमें मतलब इससे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा इंटीग्रेशन हम हार्ड इसमें यूज करने वाले नहीं हैं कि अगर हम साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट कर दें डी एक्स के साथ तो क्या आएगा, ये आपको पता ही होगा। तो ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही ईजी होगा। और अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक्स के साथ अगर एक वेरिएबल ए लगा दूँ तो यहाँ पे ए आ जाएगा और ये ए यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। एक तरीके से जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था या आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका अपोजिट होता है। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में पहुंच जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो ये है कि आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कर दें तो ये हो जाता है हमारा कॉस टू थीटा, ठीक है। आपको पता होगा, इसी को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना अगर आपको पता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, जो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे वो हमारा लिमिट वाला होगा। मतलब शुरुआत में कुछ यहाँ पे लिमिट दे रखी होगी ए, यहाँ पे लिमिट बी दे रखी होगी, उसे एक विद इन लिमिट की बात हम करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम मीन वैल्यू ऑफ करंट। करंट की मीन वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो यहाँ पे मैं मीन वैल्यू करंट के निकाल रहा हूँ सेम वही मेथड आपको फॉलो करना है ईएमएफ के लिए, ठीक है। बस केवल फ़र्क ये, जहाँ पे मैं आई लिखूँगा उसे आपको वहाँ पर आई की जगह ई लिख देना है, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आंसर भी जो हमारा जो भी आएगा सेम वही आएगा, बस केवल ई को आई से रिप्लेस कर देना है। तो जब भी हम मीन वैल्यू निकालते हैं तो मीन को मैं एवरेज भी बोल सकता हूँ, तो इसको मैं ए भी लिख दूँ, ठीक है। तो जो एवरेज वैल्यू है अगर मैं निकालूँ तो जो हमारा टाइम होता है वो होता है टी, मतलब जो हमारी आई इज इक्व टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा करंट होता है। तो जो टाइम पीरियड है वो हमारा टी है। अगर मैं पूरे टाइम पीरियड के लिए इसमें निकालता हूँ, ठीक है, तो आई डी टी और नीचे हो जाता है 0 to t विद डी टी। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, इससे आप इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आई को डी टी के साथ इंटीग्रेट कर दूं और लिमिट अगर मैं 0 to t लगाऊं, ठीक, तो उससे क्या होगा। तो जो हमारा करंट होता है वो इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, जितनी पॉजिटिव थी उतनी नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो एक तरीके से दूसरा उदाहरण कौन 0 to t आई डी टी अगर मैं करूँगा तो जितनी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी हमारी नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। आई डैश मान लेता हूँ मतलब, तो ये टोटल हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर इसको करने से फ़ायदा क्या है, तो मतलब पूरे टाइम इंटरवल में से यूज, मतलब पूरे टाइम में अगर इसकी निकालेंगे एवरेज वैल्यू तो 0 आएगी, तो पूरे टाइम इंटरवल में निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हम करते क्या हैं, जो हमारा टाइम इंटरवल है अगर हम आधे के लिए निकाल लें तो क्या होगा, ठीक है। तो हम जो टाइम मतलब पूरा दे रखा है इसको टी को मैं टी ना करके फिर इसको कर देते हैं हम t/2, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर लिमिट है और वो हमारी चेंज हो जाती है और ये हो जाती है t/2 और यहाँ पे भी हो जाती है t/2, ठीक है। अब इसको हमें करना है इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है जो नीचे वाला इंटीग्रेशन है ये तो हमारा सीधा सीधा सा इंटीग्रेशन है, उसका तो टी आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर आई नॉट
साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, नीचे वाले का आ गया टी और इसमें लिमिट पुट कर दें 0 से t/2, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे t हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। और ये हो जाएगा हमारा 0 to t/2 और साथ में है I0 साइन ओमेगा टी और डी टी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा साइन ओमेगा टी है, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो हमें एक वैल्यू मिलती है वो होती है हमारी माइनस की। ठीक है, तो जो इसमें हमें वैल्यू मिलेगी मतलब इंटीग्रेट करने के बाद वो हो जाएगी -2I0/t। ठीक है, और साइन का हो जाता है हमारा कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा आ जाएगा, लिमिट है इसकी 0 से t/2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये हमारा अलग है और ये अलग है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ केवल हमें यहाँ पे जो t है, t की वैल्यू t/2 पुट करनी है। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो हमारा ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है 2π/T। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओमेगा के साथ हम t मल्टीप्लाई कर दें तो ये सीधे सीधे हमारी 2π हो जाती है। ठीक है, यहीं से हम लिख रहे हैं, कोई और इक्वेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा -2I0/T। ठीक है, नीचे ओमेगा हो गया और साथ में हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा पाई, टी की जगह हमारा हो जाएगा t/2 -0। ठीक है, क्योंकि भाई एक बार ओमेगा टी जो हमारा टी है, टी की वैल्यू t/2 पुट करनी है, एक बार टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो जो ओमेगा टी है इसकी वैल्यू तो हमारी 2π हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका सीधा मतलब पाई आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मतलब आगे लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जो हमारी वैल्यू आई है भाई, हमारी वैल्यू आई है आई एवरेज की, वो थी हमारी -2I0/T इंटू ओमेगा, साथ में है हमारा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिली है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कॉस 0 वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ओमेगा t/2 की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो पाई निकल के आई थी। ठीक है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो -2I0 इंटू ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2π। ठीक है, तो इसको मैं 2π लिख देता हूँ इंटू में कॉस ओमेगा t/2 की वैल्यू आई थी हमारी कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब ये हमारा बहुत ही ईजी है, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी बचेगी वो हो जाएगी -I0/पाई। अब यहाँ पर अंदर आते हैं तो कॉस पाई की वैल्यू -1 और 0 की वैल्यू -1, तो ओवरऑल ये -2 इधर से आएगा और एक माइनस बाहर है हमारा, तो जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 2I0/पाई। ठीक है, ये हो जाती है हमारी इसकी एवरेज वैल्यू। अब बात आती है अगर 2/पाई को हम सॉल्व करना चाहें, सॉल्व करने का मतलब है कि इसको मतलब 2 को हम पाई से डिवाइड करते हैं तो कितनी आएगी वैल्यू। तो आई एवरेज की जो वैल्यू है जब 2 को हम पाई से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 0.3637 I0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है हमारी करंट की, वो होती है 0.637 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। I0 हमारा मैक्सिमम करंट है, ये भी आपको याद रखना है। I0 है हमारा मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें ईएमएफ के लिए, वोल्टेज के लिए, तो आई की जगह जहां मैंने आई लिखा है वहां पे ई लिख देना, बाकी सब चीज आपका सेम रहेगा। करंट को आपको ईएमएफ से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, वैल्यू आपकी सेम आएगी, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस निकालने के लिए हमें करना क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे कि ये बात की, ये आरएमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर।
तो करना कैसे, पहले हमें स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, तब हमें रूट करना है। मतलब पहले स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद मीन निकालेंगे, और मीन के बाद फिर हम रूट निकालेंगे। तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालना है मीन, तो मीन हमारा 0 से टी तक हो गया, और अपॉन में 0 टू टी, और टी टी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसकी पावर अगर मैं करना चाहूँ तो पूरे पावर 1/2 कर दूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर हमारा IRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। अब बात ये आती है, अगर मैं इसको पूरे टाइम के लिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। भाई जो हमारा टी के लिए जो हमने पहले किया था वो थी हमारी 0, लेकिन इसके केस में 0 आती है नहीं आती है वो आप देखें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई जितनी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है उतनी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर दें तो एक तरीके से ये वैल्यू हमारी कुछ इसी तरीके से बन जाएगी। जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारी ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो इसका मतलब जो ओवरऑल वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी, मतलब 0 नहीं होगी एक तरीके से। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करो, पॉजिटिव का स्क्वायर करो, दोनों पॉजिटिव होती हैं, और वो इंटीग्रेट मतलब हमें ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो इसका मतलब वैल्यू जो फाइनल आएगी हमारी वो हमारी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 0 टू टी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं अगर इसको अगर अलग अलग करूँ या फिर एक साथ करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ करना क्या है, ऊपर जो इंटीग्रेशन दे रखा है ये वाला इसकी वैल्यू निकालनी है, जो नीचे इंटीग्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है, और फाइनली मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर दूँ 0 टू टी, तो इसकी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो टी हो जाएगी। लिमिट इसकी 0 से टी तक है, तो ये सिंपली हमारा टी बचा रह जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी होना जाना नहीं है, सेम है, सिंपल है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब इसके बाद जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में, तो नीचे तो आ गया भाई 1 हमारा 1/T0। ठीक है, ऊपर हमारा आई स्क्वायर है, आई नॉट स्क्वायर, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। इंटीग्रेशन में जो हमारा बचा वो है 0 टू टी, और इंटीग्रेट जिसे हम कर रहे थे वो हमारा था साइन स्क्वायर। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसमें था हमारा dt। अब मैंने आपको जो पहली स्लाइड थी उसमें आपको बताया था कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, मतलब कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वहाँ से मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रख देता हूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी फिर हमारी आई नॉट स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2t, नीचे हो गया 2t, और इंटीग्रेशन में बचा रह गया 0 टू टी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और साथ में हो जाएगा dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अंडर रूट में, तो अंडर रूट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओवर 2t, और यहाँ पे बचेगा हमारा t माइनस कॉस का जब इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाता है हमारा साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, क्योंकि t के साथ जो कांस्टेंट हो तो हमारा 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट रखनी है 0 टू टी। ठीक है, अब ये बात आपको पता ही है जो मैंने मतलब आपको पहले बताई थी, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अगर मैं ओमेगा टी करूँ तो वैल्यू हमारी 2 पाई आ जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद है, तो इसका मतलब 2 ओमेगा टी भी अगर मैं कर दूंगा तो इसका मतलब 4 पाई आ जाएगा हमारा। ये आपको याद है, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको मैं बता रहा हूँ दोबारा से, तो इसका हमें यूज करना है अभी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर ओवर 2t, और ब्रैकेट में हो जाएगी इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू हम टी पुट करें -0 करें तो -0 करने का तो कोई फायदा नहीं रहता है, टी की अगर यहाँ पे लिमिट पुट कर दें तो हमारा टी मिल जाएगा। ठीक है, -1/2 ओमेगा, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एक बार तो हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी है, तो जो 2 ओमेगा टी है इसका मतलब 4 पाई हो गया। ठीक है, माइनस, और एक बार हो जाएगा साइन 0। सही बात है, कुछ गलत कुछ भी नहीं है। अब आपको पता है कि साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
तो इसका मतलब एक तरीके से जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये टोटली हमारी 0 हो गई। तो जो हमारी वैल्यू यहाँ पे बचेगी वो सिंपल बची रह गई आई नॉट स्क्वायर, ऊपर यहाँ पे टी बचा और नीचे हमारा बचा 2t। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी IRMS की वैल्यू है वो सिंपली हमारी बची रह गई आई नॉट स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि टी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसी को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट से अगर मैं बाहर निकाल दूँ। ठीक है, अब 1/√2 से अगर मैं 1 में डिवाइड करूँ, मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.707 इंटू आई नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि IRMS की जो हमारी वैल्यू है वो हो जाती है 0.707 इंटू आई नॉट। ठीक है, वहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी वो थी हमारी 6.637 थी। ठीक है, तो उसको और मैं और लिख देता हूँ कि जो हमारी आई एवरेज निकल के आई थी वो थी 0.637 आई नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो वो 0.637 टाइम्स होती है मैक्सिमम करंट की, और अगर RMS निकालें तो वो होती है 0.707 टाइम्स होती है। ठीक है, अब परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज मतलब जो यहाँ पे हमारी ये लिखी हुई है ये वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि जो अगर हमारा मैक्सिमम करंट अगर 1 होगा तो 1 का हमारा 0.637 वो हमारा एवरेज हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज जो हमारी होती है वो होती है हमारी 63.7% ऑफ आई नॉट, क्योंकि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। और इसके लिए बात करें तो IRMS होती है हमारी 70.7% ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो ये मतलब मैक्सिमम करंट की एक 70.7 हो जाती है RMS के लिए, एवरेज के लिए 63.7% हो जाती है। तो ये था इसकी RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका। बाकी आप आई को अगर ई से रिप्लेस कर दें तो वैल्यू सेम आएगी, 63.7% है वो एवरेज इतना ही रहेगा, RMS परसेंटेज जो है वो सेम रहेगा। फर्क इतना है आई की जगह आप ई लिख दोगे। ठीक है, करंट को आप EMF से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये था हमारा मीन और एवरेज वैल्यू। और जिसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, उसमें से अगर AC करंट हम पास करें तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसके उसमें उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा फेजर डायग्राम, वो फेजर डायग्राम भी हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।